Now, the what are the methods in which your colloidal solution is purified? So this is the methods purification of colloidal solution. इसमें हम प्यूरीफाई करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. डायलिसिस होता है और यहाँ पर हमने इसको डायलिसिस से किया है, इलेक्ट्रोडायलिसिस से भी किया गया है, फिल्टर पेपर से भी करते हैं. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. Suitable membrane, since the particles, ions or small molecules, a true solution can pass through a animal membrane और अ परमानेंट मेम्ब्रेन. यहाँ पर आप मेम्ब्रेन एनिमल मेम्ब्रेन के रूप में यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं और यहाँ पर परसेंट पेपर भी ले सकते हैं डायलिसिस कराने के लिए. तो स्टूडेंट इसमें सिंपल इसका सिस्टम है कि अगर यहाँ पे हम एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जो इम्प्योर है, उस इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन को आपको प्योर करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे. जैसे मान लीजिए कि ये जो आउटर कवरिंग है बीकर की, ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन से बनी हुई है जो सेमी परमेबल है, यानी कि ये इट विल अलाउ द सम पार्टिकल्स टू मूव आउट अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन इनटू द वाटर. तो ये जो डायलिसिंग मेम्ब्रेन से बना हुआ जो बीकर है, इसके अंदर हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन इम्प्योर रखा हुआ है और इस पूरे कोलोइडल सॉल्यूशन को हमने वाटर बाथ में रखा हुआ है जिसमें एक इनलेट है, एक आउटलेट है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये जो प्रोसेस है पूरा, यानी कि इसमें से जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये वाटर जो हो जाएगा वो डर्टी हो जाएगा. तो डर्टी वाटर इस आउटलेट के थ्रू निकल के चला जाएगा, यानी कि वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड, यानी कि जो इम्प्योरिटी क्रिस्टलॉइड के रूप में प्रेजेंट थी इस सॉल्यूशन में, वो वाटर के साथ मिलके बाहर निकल जाएगी और एक प्योर वाटर इस इनलेट के थ्रू एंटर करेगा. तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा कि जितना वाटर इनलेट हो रहा है उतना ही आउटलेट रहेगा. और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन से क्रिस्टलॉइड जितने भी पास आउट हो चुके हैं, देन द होल द सॉल्यूशन इज प्योर, कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्योर. तो a bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which the fresh water is continuously flowing. The molecules of fine diffuse through the membrane to its the water and pure colloidal solution is left behind. यानी कि मैंने वही बताया कि जो प्योर सॉल्यूशन जो है कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो बचेगा आपके बीकर के अंदर. बिल्कुल यही प्रोसीजर, अगर आप इस प्रोसीजर में बस क्या कर दें, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का लगा दें, तो ये इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस हो जाएगी. और इलेक्ट्रोडायलिसिस में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, यहाँ पर हम मूवमेंट बढ़ा देंगे, काइनेटिक एनर्जी देकर मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है और तेज़ होने लग जाएगी. और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो पहले 1 घंटे में प्योर होकर मिल रहा था, अब वो हमको विद इन द मिनट्स मिल जाएगा. तो इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोडायलिसिस डायलिसिस का हम यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग. यानी कि जो पेशेंट्स डायलिसिस पे चलते हैं, जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी हैं और वो द पर्सन किडनी वुड नॉट बी एबल टू फिल्टर मोर ब्लड, इन दैट केस द पर्सन इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द डायलिसिंग प्रोसीजर. और ये हफ्ते में 2 या 3 बार होता है. तो इस मेथड के थ्रू ही हमारा ब्लड भी क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और वो कोलोइडल सॉल्यूशन पास आउट होता है इलेक्ट्रोडायलिसिंग मशीन के अंदर, जिसके थ्रू और प्योर ब्लड एंटर करता है. तो वही है सिंपल कि हमने इसमें इलेक्ट्रोड्स का हमने लगा दिया मेरे डायलिसिंग मेम्ब्रेन में, कैथोड एनोड को कनेक्ट कर दिया है बस, बाकी सिस्टम इसमें बिल्कुल वही है. Now ultrafiltration. Ultrafiltration is the process of separating the colloidal particle from the solvent and soluble solid present in the colloidal instant by specially prepared filter which is permeable to all substance except the colloidal particles. यानी कि ये इस टाइप के फिल्टर्स होते हैं जो कि बाकी सारे पार्टिकल्स को पास आउट कर सकते हैं एक्सेप्ट द कोलोइडल पार्टिकल. यानी कि कोलोइडल जो पार्टिकल का जो साइज है वो बिटवीन द 1000 टू 1 नैनोमीटर होता है. तो इतने पार्टिकल के साइज ये पेपर रिटेन करेगा और अदर पार्टिकल साइज को ये मूव आउट कर देगा. तो इसके थ्रू भी हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू. Colloidal particles can pass through the ordinary filter paper because the pores are too large. However, the pores of filter paper can be reduced the size
विथ कॉलोडल सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लोइंग। यानी कि जैसे जैसे फ़िल्टर पेपर के साइज को भी हम कम करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे कॉलोडल पार्टिकल भी रिटेन होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर may be prepared by soaking the filter paper in a collodion solution, hardening the formaldehyde and the finally drying it। यानी कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम फॉर्मलडिहाइड के सॉल्यूशन में रख के फिर उसको हम ड्राई कर देते हैं और हॉट एयर ओवन के अंदर, जिसकी वजह से और ज़्यादा पोर्स उसमें छोटे हो जाते हैं, तो वो अल्ट्रा फिल्टर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो उस केस में हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी प्योर कर सकते हैं कॉलोडल सॉल्यूशन को। प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोडल सॉल्यूशन यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जिस पे जो प्रॉपर्टी उसके पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कॉलोडल पार्टिकल इज बीइंग बिगर एग्रीगेट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कॉलोडल सॉल्यूशन इज कंपेरेटिवली स्मॉल एज कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन, यानी ट्रू सॉल्यूशंस के कंपेयर में। Hence, the values of colligative property, osmotic lowering in vapor pressure, depression, freezing point, and elevation for a small order as compared to value shown by the true solution as some concentration। जिस तरह से सॉल्यूशंस अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये भी इनका भी पार्टिकल साइज आसपास ही रहता है, जो 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर, तो ये भी अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, द टिंडल इफेक्ट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द कॉलोडल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर कॉलोडल सॉल्यूशन है तो वो हमेशा लाइट को डिस्पर्स जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इतना पार्टिकल साइज नहीं है कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाए सॉल्यूशन का, तो लाइट सीधे पास हो जाए, नहीं। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं बनाता, क्योंकि इसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन इतना भी पार्टिकल साइज नहीं है कि ये बॉटम में बैठ जाए, यानी कि 1000 नैनोमीटर से कम है। तो इसका मतलब ना ही ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाएंगे और ना ही ये इनके पार्टिकल्स बॉटम में बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो जिगजैग मोशन करेंगे, और इसी जिगजैग मोशन की वजह से ये कभी रिटेन नहीं रहेंगे, ना कभी सेटल डाउन होंगे। इसलिए कॉलोडल सॉल्यूशंस हमेशा कॉलोडल फॉर्म में ही रहेगा। तो ये, और इसकी वजह से जिगजैग मोशन की वजह से लाइट जो है इसमें से जब भी हम पास करेंगे तो वो स्कैटर्ड होगी, डिस्पर्ज होगी ब्राउनियन मूवमेंट के थ्रू, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दे सकते हैं। दैट द जिगजैग मोशन ऑफ द कोलोडल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। Now the electrophoresis. When the electric potential is applied across the two platinum electrode dipping in the colloidal solution, the colloidal particles move towards one of the end। इसमें हम स्टूडेंट्स जो कॉलोडल सॉल्यूशन है उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं किस टाइप का मतलब कि किस टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस। ज़्यादातर हम ये पता करने के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं कि ये किस टाइप का कॉलोडल सॉल्यूशन है, लाइक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टाइप का या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टाइप का कॉलोडल सॉल्यूशन है। तो इसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि यहाँ पर भी देखिए कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रो पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर हमने कॉलोडल मीडियम को डाल दिया है, और ये कॉलोडल मीडियम के साथ जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे तो जो अपोजिट चार्जेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये कॉलोडल सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज का था, नेगेटिव पार्टिकल्स का बना हुआ था, तो यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल पर ये सारे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये जो कॉलोडल सॉल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स टाइप का है, यानी कि ये अपने अपने चार्जेस के अगेंस्ट में अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। The movement of colloidal particles under applied electric potential called electrophoresis. Positively charged particles move towards the cathode while the negative charged particle moves toward the anode. When the electrophoresis, that is movement of particles prevented by the some suitable means, it is observed, then the dispersion medium begins to move in a electric field. This phenomenon is termed as electroosmosis। यहाँ पर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट अलग है और इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट इसमें अलग है। तो बेसिकली हमें अगर ये देखना है कि किस तरीके का ये जो कॉलोडल सॉल्यूशन है किस चार्ज का है, तो वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू देखते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इफ़ इन केस अगर कॉलोडल पार्ट सॉल्यूशन के अंदर दो चार्जेस पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे और इसके नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव पार्ट, तो इसको प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, और ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस चार्ज का कॉलोडल सॉल्यूशन है। नाउ द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन हम बोल सकते हैं इट इज़ द
वाई इट इज़ द अपोजिट टू द पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन प्रोसेस में क्या था कि प्रेसिपिटेट को कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर कोएगुलेशन जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट की मदद से ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे मिल्क में से जैसे जब भी मिल्क में से हम चीज़ को मतलब पनीर बनाते हैं उसका, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं और स्मॉल अमाउंट में उसमें एसिड डाल देते हैं। और वो एसिड है तो एसिड मतलब एसिड कंटेन, एसिड इज़ आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी इट इज़ एसिड इज़ आल्सो इलेक्ट्रोलाइट, डजेंट मैटर। तो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला है बट उसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। उसकी वजह से क्या होगा कि उस पूरे मिल्क कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से जितनी भी प्रोटीन है वो आपकी सेटल डाउन हो जाएगी प्रेसिपिटेट के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेसिपिटेट तभी बना जब आपने एडिशन किया एसिटिक एसिड का, यानी कि कोएगुलेशन कराने के लिए भी आपको इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे तो ये भी एक एग्जांपल कोएगुलेशन का बोल सकते हैं, क्योंकि जो मिल्क होता है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है और कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना, इसका मतलब दूध में से पनीर बनाना विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड यहाँ पर एक कोएगुलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और उसका जो प्रेसिपिटेट है आपको पनीर के रूप में सॉलिड रूप में मिलेगा। और प्रेसिपिटेट हम क्या है, वही बोलते हैं सॉलिड जो मास होता है जो इनसॉल्युबल होता है वही पीपीटी कहलाता है। ऐसे ही दूध से दही वो भी एक प्रेसिपिटेट है, लेकिन दूध में जब तक आप थोड़ा सा दही नहीं डालेंगे तब तक वो पूरा दही में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर जो दही है वो भी एक कोएगुलेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं इसमें। जैसे दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। कोएगुलेशन is carried out by the many ways: electrophoresis, mixing of two opposite charged salts by boiling, जैसे दूध को बॉईल करके फिर उसमें एसिड डाल के, by persistent dialysing and addition of electrolyte. So this is the process of coagulation. Coagulation of a lyophilic salt. तो लायोफिलिक सॉल्ट्स को हम सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। लायोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होते हैं, तो वाटर लविंग में बेसिकली हम मिल्क ले सकते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो हमें कोएगुलेशन मिल जाएगा। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। तो जिस तरह से हम देखें कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो ज़्यादातर लायोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर एक बॉटल पैक अगर हम दूध मिल्क है तो वो कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि कुछ महीनों बाद उस मिल्क के अंदर से जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और उसमें से जो वाटर का मीडियम वो अलग हो जाएगा, दो फेजेस अलग हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं वो कभी सेटल डाउन नहीं होते और ना ही वो कभी ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब इसमें स्टूडेंट्स ये है कि लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो वाटर हीटिंग है या जो लायोफोबिक हैं, उन सॉल्यूशंस को एक बनाने में भी काफ़ी सारी टेक्निक्स का यूज़ होता है, लेकिन जब बन जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है कि वो कहीं दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेट में ना चले जाएं। तो उस प्रोटेक्शन पावर को हम गोल्ड नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो लायोफोबिक लायोफिलिक colloids have unique property. Lyophobic colloids, when a lyophilic salt is added to the lyophobic salt, यानी कि लायोफिलिक सॉल्ट को हम लायोफोबिक सॉल्ट में ऐड कर दें तो लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म अ लेयर अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल्स, दस द प्रोटेक्ट द लेयर। मतलब ये है कि अगर आप सिंपल सी इसमें अगर हम बात करें तो अगर लायोफोबिक अगर सॉल है उसमें अगर थोड़ा सा आप लायोफिलिक सॉल ऐड कर दें तो वो एक लेयर बना लेगा जो कि फिर बाद में कोई भी अगर पार्टिकल उसमें ऐड होने नहीं देगा लायोफोबिक के अंदर। तो एक प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा लायोफोबिक सॉल को। जैसे कि अगर हम गोल्ड का सॉल है तो 10 ml गोल्ड की सॉल को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, तो गोल्ड का जो सॉल है वो एक लायोफोबिक सॉल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो उस सॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप 1 ml NaCl डाल दीजिए 1% का, वो 10% का सॉरी, तो उससे जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो उसको लाइव गोल्ड के सॉल को प्रोटेक्ट करेगा, वो 10% 1 ml NaCl। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर। नाउ द एमल्शन। स्टूडेंट एमल्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो डिफरेंट लिक्विड फेजेस की बात होती है। जब भी ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं
तो एमल्शन बनता है, यानी कि एमल्शन इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जब ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो यहाँ पर एमल्शन फॉर्म होता है। ये दो तरीके का होता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अब हम ये सोचेंगे कि ऑयल और जो वाटर है ये दोनों डिफरेंट लिक्विड्स हैं, ये कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एमल्सीफायर वी कैन मिक्स। यानी कि एमल्सन्स को हम एमल्सीफायर्स के थ्रू विद हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एमल्सन्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो दो तरीके का, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर, तो यानी ऑयल इन वाटर जिसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम जिसमें ऑयल है, और जो वाटर है जो वो यहाँ पर डिस्पर्जन फेज है। देन उसके बाद वाटर इन ऑयल, तो यानी कि जिसमें डिस्पर्जन मीडियम जो वाटर है और डिस्पर्जन जो फेज़ है वो ऑयल है। तो इन दोनों यानी कि ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम देखें बटर में हम देखें तो वो हमारा लिक्विड भी है और ऑयली भी है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ऑयली पोर्शन, फैटी पोर्शन ज़्यादा है, तो यानी कि उसको वाटर इन ऑयल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही कोल्ड क्रीम हो गया हमारा, जो भी हम यहाँ पर कोल्ड क्रीम्स स्किन पे अप्लाई करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे क्रीम्स, वैनिशिंग क्रीम, शेविंग क्रीम्स आती हैं, ये सारे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एमल्शंस। तो एमल्शंस ऑफ ऑयल एंड वाटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स। यानी ऑयल एंड वाटर्स का जो एमल्शन है वो मैंने बताया कि ये दोनों फेजेस आप वैसे ही आपस में मिक्स नहीं होती, इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एमल्सीफायर। तो ये कभी कभी ये दोनों सेपरेट लेयर अलग अलग हो जाती हैं। तो फॉर स्टेबलाइजिंग एंड एमल्शन अ थर्ड कंपोनेंट कॉल एमल्सीफाइंग एजेंट इज़ यूजुअली एडेड। यानी कि आप जितना अच्छा एमल्सीफाइंग एजेंट उसमें एमल्शन में डालेंगे वो फेस उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगी, और जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगी तो उतना ही ज़्यादा वो सेपरेट नहीं होगी। The emulsifying agent forms an interfacial film between the suspended particles of the medium. The principal emulsifying agents for the oil water are proteins, gums, natural synthetic fibers, soaps. These are some examples of uh, emulsifying agents. जैसे ऑयल एंड वाटर का एमल्शन बनाना है तो आपको प्रोटीन, गम्स वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है कि ये ऑयल, जैसे ऑयल और वाटर, इन दोनों के बीच में एक जो लेयर है वो एमल्सीफाइंग एजेंट की होगी, जो ऑयल से भी बॉन्ड करेगी और वाटर से भी बॉन्ड करेगी। तो इस तरीके से दोनों फेजेस आपस में मिक्स हो जाएंगे। Emulsion can be diluted with any amount of dispersion medium. On the other hand, the dispersed liquid when mixed form a separate layer. The droplets in emulsion are often negatively charged, can be precipitated by the electrolyte. यानी कि इमल्शन को डाइल्यूट भी कर सकते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम के अमाउंट को कम या ज़्यादा करके। ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्ज लिक्विड मिक्स व्हेन मिक्स फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर, तो अलग लेयर बन जाती है। द ड्रॉपलेट्स इन द इमल्शन आर ऑफ्टन, जो एमल्शन के ड्रॉपलेट्स हैं जो कम यानी कि जिनका कंसनट्रेशन कम है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज, उनको प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं। दे कैन शो ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट भी शो करेंगे क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिगजैग मोशन भी करेंगे। दे ऑल्सो शो अ ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। एमल्सन कैन बी ब्रोकन इनटू अ कंस्टिट्यूएंट लिक्विड बाय हीटिंग और फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग, यानी सेंट्रीफ्यूज करके, हीट करके, बॉयल करके इनको दोबारा से अलग भी कर सकते हैं। तो कॉलॉइड्स हमारे आसपास क्या है, जैसे ब्लू कलर का जो स्काई है वो कॉलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से है। फॉग, मिस्ट, ब्लड, सॉइल फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये हमारे आसपास कॉलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स का एप्लीकेशन है, हम एयर प्यूरीफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्मोक प्रेसिपिटेटर के रूप में। ये एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। आजकल जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, तो उसको क्लीन करने के लिए ये मोस्टली जो MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और उनकी रूफ टॉप्स पे हम, या उनके लिए कह सकते हैं कि अलग स्पेशल चैम्बर होता है, या जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं जिनकी चिमनीज़ में से स्मोक निकलता है, तो उनके स्मोक को हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो वो एयर फिर हमारे, तो जो जो स्मोक एयर में ना जाकर उसको प्रेसिपिटेट हो जाती है, हार्मफुल गैसेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो इससे एयर पॉल्यूशन बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर ये प्रोसेस अगर मतलब कि नेसेसरी कर दिया जाए हर उसमें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हमारे एयर इन्वायरमेंट पे, और एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर ये वर्क कैसे करते हैं कि प्रेसिपिटेटर ऑफ स्मोक
स्मोक इज़ अ कॉलोडल। तो हमें ये पता है कि जो चिमनीज़ में से धुआं निकलता है वो धुआं जो है वो एक कॉलोडल पार्टिकल है, और उस पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। तो उस स्मोक को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए इस चैम्बर के अंदर और हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड्स को पास कर दिया जाए, तो उस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड की वजह से उस स्मोक के अंदर जितने भी अलग अलग चार्ज के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल सेपरेट होने के बाद प्रेसिपिटेट होकर एक डस्ट यानी कि ऐश के रूप में नीचे बैठ जाएंगे, और केवल जो कुछ गैसेस हैं वही निकलेंगी बाहर, और जितना भी स्मोक था उसमें जो हैवी पार्टिकल्स थे उनकी आप यहाँ पर ये स्मोक प्रेसिपिटेटर ने उनकी डस्ट यानी ऐश के रूप में उसको सेटल डाउन करा दिया। तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड important method to purify the air smoke. The smoke, before it comes out from the chimney, it reaches through the chamber containing plates having a charge opposite to the carried by the smoke. The particles on coming in the contact with these plates lose their charge and get precipitated. The particles thus settle down on the floor and chamber. The precipitator is called quaternion precipitator. इसको हम क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर बोल सकते हैं। तो ये वही सिस्टम है कि हम कैसे चिमनीज में से निकलने वाले स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ है इसका, मेडिसिन्स में है, टैनिंग्स में है, जो एनिमल्स जैसे कि हम बात कर सकते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन है और लेदर है उसको मतलब वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, देन उसको हार्ड करने के बाद में उसके जो यूज़ करते हैं हॉजरीज में शूज़ बनाने में, तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। एंड द फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाने में, फोटोग्राफिक प्लेट्स ऑफ द फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय द कोटिंग एंड एमल्शन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन ओवर द ग्लास प्लेट ऑफ सेल्यूलोड फिल्म। सेल्यूलोड्स की फिल्म बनाने में और जो सिल्वर ब्रोमाइड की जो फिल्म बनती है फोटोग्राफिक प्लेट की उसको बनाने में। रबड़ इंडस्ट्री में भी यूज़ है। लेटेक्स है वो एक कोलोडल सॉल्यूशन है जिसका रबड़ बनती है, और रबड़ को हम काफ़ी आइटम्स में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक फाइबर्स, ग्रेफाइट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल